कि आज हम लोगों ने वेव्स एंड पार्टिकल्स को की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, उनका हम जवाब ढूँढने की कोशिश करेंगे। हम लोग इस सिलसिले में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशंस को। अच्छा, वेव्स एंड पार्टिकल्स में हमारे पास हमने अभी तक जो डिस्कस किया वो ये है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो वेव्स के तौर पर बिहेव कर सकते हैं। सो अगर वो पार्टिकल्स हैं तो उनकी वेव नेचर भी है, और अगर वो वेव्स हैं तो उनमें मटेरियल नेचर भी मौजूद है या पार्टिकल नेचर भी मौजूद है, जिस हम लोगों ने मैटर वेव्स डिस्कस की थी। लेकिन अब हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस क्या क्या हैं? सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या ये वाकई ट्रू है या नहीं है? अभी तक हमने सिर्फ कुछ थेरीज पढ़ी हैं, लेकिन क्या हकीकत में वाकईतन ऐसे होता है? क्या पार्टिकल्स वाकई वेव्स के तौर पर बिहेव करते हैं? अगर वो वेव्स के तौर पर बिहेव करते हैं तो हमें नज़र क्यों नहीं आते वेव्स के तौर पर? अगर वेव्स पार्टिकल्स के तौर पर बिहेव करती हैं तो हमसे आके फोटोन टकराते क्यों नहीं हैं? हमें फोटॉन्स के छोटे छोटे पैकेट्स नज़र क्यों नहीं आते हैं? हमें तो लाइट की जो वेव होती है वो एक लाइट जो है वो एक वेव की सूरत में नज़र आती है, जिसमें रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्रैक्शन होती है, सारे फिनोमेनल्स होते हैं। सो अगर पार्टिकल एक वेव है जिस हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वेव के तौर पर बिहेव करता है, सो देन एक बड़ा सवाल उठता है, व्हाट इज़ वेविंग? कौन सी चीज़ है जो वेविंग कर रही है? इलेक्ट्रॉन कर रहा है खुद से। अगर इलेक्ट्रॉन खुद से वेविंग कर रहा है तो फिर इलेक्ट्रॉन में रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन जैसे फिनोमेना भी होने चाहिए। क्या हम मैटर को, जब हम बात कर रहे हैं कि मैटर की दो तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, सो क्या हम मैटर को वेव्स और पार्टिकल्स के तौर पर साइमल्टेनियसली शो करवा सकते हैं कि एक ही वक्त में हम बताएं कि ये पार्टिकल हमें मैटर के तौर वेव के तौर पर भी नज़र आए और वेव के तौर पर भी नज़र आए? क्या ये चीज़ पॉसिबल है, या ये ऐसे है कि एक वक्त में हमें एक ही चीज़ नज़र आ सकती, दूसरी नज़र नहीं आ सकती? सेम केस रेडिएशंस के लिए। क्या रेडिएशंस के लिए ये पॉसिबल है कि हम एक ही वक्त में उनको पार्टिकल्स के तौर पर भी शो करवाएं और वहीं पर उनको रेडिएशंस के तौर पर भी? आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास? क्या ऐसा मुमकिन है? नो सर। तो फिर इनकी अलग अलग नेचर का क्या मकसद है? फिर अलग अलग नेचर्स कैसे हैं? अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो फिर तो पहले सवाल का जवाब गलत होना चाहिए कि ऐसा ट्रू नहीं है। जी, ऐसे होगा या नहीं होगा, या कुछ क्या हो? अब मैं आप लोगों से आप लोगों के जवाबात जानना चाहता हूँ कि आप लोग इस बारे में क्या समझते हैं। आप लोगों ने अब तक क्या यहाँ से नतीजा अखज़ किया है? सर एक वक्त में एक चीज। जी समी, एक वक्त में एक चीज़ की, लेकिन क्यों और कैसे पता लगेगा? क्योंकि अब आप मिसाल के तौर पर आपको कैसे पता लगेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करते वक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो या फोटोन जो है वो पार्टिकल के तौर पर बिहेव कर रहा है, वेव के तौर पर नहीं कर रहा? कैसे इलेक्ट्रॉन को पता लगता है कि मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना है तो मैंने अब पार्टिकल नेचर शो करनी है? सर वो इंटरफेरेंस से पता चलता है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंटरफेरेंस तो नहीं होता। जी सर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंटरफेरेंस तो नहीं होता। नो सर। फिर वहां पर उसको कैसे पता लगता है? आप एक ही फोटोन लें, उसको आप एक दफ़ा उसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाएं तो वहां पर आपको वो पार्टिकल के तौर पर बिहेव करेगा। आप उसे किसी गिलास में से रिफ्लेक्ट करवाएं, वहां पर वो वेव के तौर पर बिहेव करते हैं। उसे कैसे पता लग जाता है कि सामने गिलास है या कोई मेटल है, मैंने रिफ्लेक्शन करवानी है या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना है? असल सवाल तो ये है। अच्छा, इस सवाल का जवाब देने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करते हैं। मैं इसकी अगेन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा तफसील में तो नहीं जाऊँगा इस एक्सपेरिमेंट की, क्योंकि आप लोग इसको पढ़ चुके हैं पहले। हमारा एक्सपेरिमेंट है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हम इसी एक्सपेरिमेंट को दो तरीकों से डिस्कस करेंगे।
तो ये मैथमेटिक्स से ज़्यादा आज असल में डिस्कशन है जो हम लोग करना चाह रहे हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस पे रिलाई करता है। ये असल में एक डाइफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट है जिसमें डाइफ्रैक्शन होने के बाद वेव्स इंटरफेयर करती हैं और हमें पैटर्न्स नज़र आते हैं। अच्छा, ये इसकी अगर मैं कोई डायग्राम यहाँ पर बनाना चाहूँ तो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि दिखा सकूँ। तो यहाँ पर आपके पास ये इंसिडेंट लाइट वेव्स हैं और ये आपके पास इंसिडेंट लाइट वेव्स। एक मिनट, मुझे ज़रा थोड़ी सी क्लीन डायग्राम है अगर मैं बना सकता हूँ। तो एक ये बन गई, ये आपके पास इसी तरीके से ये हमारे पास लाइट की वेव्स आ रही हैं, इंसिडेंट वेव्स हैं जो प्लेन है। यहाँ पर हम लोग, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। देन यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं एक स्लिट। इससे ये होगा कि थोड़ी सी लाइनें ज़रा हमें ज़रा सीधी मिल जाएंगी, मैंने इसलिए ऐसे किया है। ये हमारे पास एक स्क्रीन है। ये गुजारा कर जाएगी, ये ज़रा स्लिट की ज़्यादा अच्छी रिप्रेजेंटेशन हो गई है। तो बहरहाल ये हमारे पास कुछ गुजारा कर दिया है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर हम क्या क्या मैंने अभी तक काम किया है। तो ये एक सेटअप है मेरे पास छोटा सा, जिसमें से ये जो चीज़ है ये आपके पास इंसिडेंट लाइट वेव है। ये स्लिट है और ये स्क्रीन है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पर y 0 है और ये वर्टिकल y लाइन आपके पास y की है। अब y असल में क्या चीज़ है? y आपके पास वो पोजीशन है जहाँ पर जाके आपके फोटॉन्स टकराते हैं। सो इन स्लिट्स के दरमियान जो फासला है, ये फासला हम, ये स्लिट सेपरेशन है जिसको हम d का नाम देते हैं। अब होता है ये कि यहाँ से ये फोटॉन्स इस स्लिट्स में से गुजरते हैं। ये आपको सारा एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। वो यहाँ से गुजरेंगे, कुछ फोटॉन्स यहाँ से आपके पास टकराएंगे, कुछ इस स्लिट में से गुजरेंगे। डेफिनेटली इनकी विड्थ डिफरेंट है, तो यहाँ पर ये आहिस्ता आहिस्ता डाइफ्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं इस तरीके से। और इसी तरीके से कुछ फोटॉन्स आपके पास यहाँ से गुजरेंगे। और आप देख सकते हैं कि कुछ जगहों पर ये इंटरफेयर करेंगे। सो बहरहाल ये सारा इंटरफेरेंस होगा और कहीं फोटोन स्क्रीन पे जाके टकरा जाएंगे। सो लेट्स सपोज करते हैं कि वो फोटॉन्स यहाँ जाके इस पॉइंट के ऊपर टकराते हैं। आपको नज़र आता है कि यहाँ पर फोटोन टकरा रहे हैं। सेंट्रल लाइन से लेकर यहाँ तक के फासले को हम y कह रहे हैं और ये जो एंगल है आपके पास थीटा के बराबर होगा। अब ये जो पैटर्न, जब हम इस पैटर्न को ऑब्जर्व, अब आपने अगर दोनों स्लिट्स आप ओपन करें, अपनी दोनों ये स्लिट्स हैं आपकी, ये वाली जो, ये जो खाली जगह स्लिट्स हैं, अगर आप ये दोनों स्लिट्स ओपन करें तो आपको यहाँ पर एक पैटर्न नज़र आता है स्क्रीन पे। और वो पैटर्न कुछ इस तरह का होगा कि एक
आपके पास कुछ इस तरह का पैटर्न होगा जब आपने दोनों स्लिट्स को ओपन किया हुआ है। लेकिन अगर आप इन दोनों स्लिट्स को, दोनों में से एक स्लिट को ओपन करें, फिर आपको ये इंटरफेरेंस पैटर्न नज़र नहीं आता, बल्कि आपको कुछ इस तरह की एक लाइन नज़र आती है, एक स्प्रेड है। अब ये क्या चीज़ है कि मैं अब आपको, ये हमारे पास 2 केसेस हैं। मैं अब इन केसेस की असल में वजाहत करता हूँ। हम इसको इधर ही कहीं लिखने की कोशिश करते हैं। पहला केस आपके पास ये है कि बोथ स्लिट्स ओपन। जब आपके पास दोनों स्लिट्स ओपन है तो डाइफ्लेक्शन हो रही है, उसके बाद इंटरफेरेंस हो रहा है और आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। इंटरफेरेंस में कुछ जगहों पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, कुछ जगहों पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है वहाँ पर आपको ब्राइट फ्रिंजेस या मैक्सिमास नज़र आते हैं। जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव होती है वहाँ पर आपको मिनिमा या डार्क फ्रिंजेस नज़र आते हैं। अच्छा, लेकिन अगर आप एक स्लिट को क्लोज कर दें, किसी भी स्लिट को क्लोज कर दें, फिर आपको इंटरफेरेंस नज़र नहीं आती। फिर आपको क्या नज़र आता है? फिर आपको सिर्फ एक ब्रॉड पीक नज़र आती है, ये जो ब्लू लाइन में लिखी हुई है। क्योंकि यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन है ये बी की रिप्रेजेंटेशन है, और ये जो ब्लैक है ये असल में ए की रिप्रेजेंटेशन है। सो ये आपके पास एक सिंपल एक इंटरफेरेंस पैटर्न है लाइट के लिए, फोटॉन्स के लिए। ये मैंने सिर्फ आपको रिवाइज करवाया कि इंटरफेरेंस पैटर्न होता क्या था। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का? ओके, अब हम इसी इंटरफेरेंस पैटर्न को इलेक्ट्रॉन्स के साथ दोहराते हैं कि क्या होगा। पहले मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स इसकी समझाता हूँ, फिर मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ जो इस सारे एक्सपेरिमेंट को ज़्यादा क्लियर कर देगी कि मैं यहाँ पर मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ। सो डबल स्लिट, एक्सपेरिमेंट फॉर इलेक्ट्रॉन्स। अब इस बात का मतलब क्या है, पहले हमें ये देखना होगा कि हम इस बात से मुराद क्या ले रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स तो हमें पता है कि वेव्स, पार्टिकल्स हैं, और डी ब्रॉगले के मुताबिक मैटर्स जो होती हैं वो वेव नेचर रखती हैं। सो मैटर वेव्स के तौर पर बिहेव कर सकती हैं। अगर ये वेव के तौर पर बिहेव कर सकती हैं तो क्या आपको यहाँ से भी वही एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स नहीं आने चाहिए थे जो डबल फोटॉन्स के लिए, लाइट के लिए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट शो कर रहा है? तो डेफिनेटली आने चाहिए। सो क्वेश्चन हमारा ये है कि shouldn't we expect the same results for double slit experiment with electrons? क्या कहते हैं आप लोग? डेफिनेटली आने चाहिए, आने चाहिए, क्योंकि अगर तो डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन्स को भी इंटरफेरेंस पैटर्न शो करवाना चाहिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन होनी चाहिए। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन के लिए हमें कुछ चीज़ों का कुछ ज़हन में रखना होगा। अब वो चीज़ें क्या हैं? ये आपके पास एक स्लिट है, ये जो स्लिट का सेपरेशन है इसको मैं ए का नाम देता हूँ। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर वेव नेचर रखते हैं तो उनको इसमें से गुजरना है, तो इसका मतलब है कि उनकी जो वेव लेंथ है वो कॉरस्पॉन्डिंग हो स्लिट की विड्थ की। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका, अगर तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ इससे छोटी है तो वो डाइफ्रैक्ट कर जाएंगे, और सॉरी डाइफ्रैक्ट नहीं करेंगे, उसमें से सीधा गुजर जाएंगे, उनमें डाइफ्रैक्शन ही नहीं होगी। अगर वेवलेंथ बड़ी होगी फिर वो इसमें से गुजर ही नहीं सकेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही आप एक छोटे से दरवाजे में से एक गाड़ी को गुजारना चाह रहे हो, जो इम्पॉसिबल है, गाड़ी टूट जाएगी। सो इसके लिए हम अगर देखें तो अब ये बड़ा एक मुश्किल काम था कि अगर हम एज्यूम करें कि अगर आपके पास कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी हम लोग ले लेते हैं 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है। उनके लिए जो लैम्डा आता है वो असल में 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ नैनोमीटर आता है, यानी कि 5 पिकोमीटर के बराबर आता है। लेकिन ये इतनी स्मॉल वेवलेंथ है कि ये हाइड्रोजन एटम की वेवलेंथ से भी स्मॉल है।
जो कि सिर्फ 0.1 नैनोमीटर के ऑर्डर की होती है। तो अब ये एक बड़ा मुश्किल काम था कि किस तरह हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करें जो इतनी स्मॉल वेवलेंथ को अकोमोडेट कर सकता हो। अब इसके लिए तो हम कुछ इसलिए के लिए पहले तो लोग करते हैं थॉट एक्सपेरिमेंट्स। सो लेकिन बाहर 1961 में एक साइंटिस्ट थे सी जॉनसन, उन्होंने बाहर एक ऐसा सेटअप बना लिया जो ये काम कर सकता हो, जो इलेक्ट्रॉन की इंटरफेरेंस शो करवा सकता है। अच्छा, अब आप लोगों ने इस चीज़ को ना ज़रा ध्यान से ज़हन में रख के सुनना है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर आप इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा इंटरफेरेंस पैटर्न बना लेते हैं, तो दोबारा से इस डायग्राम में देखें, और यहाँ पर आप फर्ज करें कि यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन की जगह फोटोन इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, आपने एक स्लिट को कवर कर दिया, तो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। ये हमारा एक आर्गुमेंट है। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो वेव्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल्स हैं। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन तो एक ही स्लिट में से गुजर सकते हैं। वो तो ऐसा तो नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स दो स्लिट्स में से गुजर के जा रहे हों। सो ये एक मसला है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर हम एक स्लिट कवर भी कर दें तो इलेक्ट्रॉन्स को तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो कौन सा वेव्स हैं, वो नेचुरली तो वैसे हमें तो वो पार्टिकल्स के तौर पर नजर आते हैं। तो ऐसा थोड़ी होगा कि वो स्लिट के पास गए हैं और अगर इंटरफेरेंस पैटर्न करवा भी रहे हैं तो आधे आधे इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन डिवाइड हुआ दो में, ये आधा इसका हिस्सा नीचे वाली स्लिट में से गया, आधा ऊपर वाली हिस्से में से गया, और देन बाद में जाके मिल गए और इंटरफेरेंस पैटर्न शो करवा दिया। ऐसे तो नहीं होता। इलेक्ट्रॉन को तो हर हालत में एक ही स्लिट में से गुजरना है। सो ये अब एक मुश्किल काम था कि ये किस तरीके से हम इसको किया जाए। सो अब मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ जो इस प्रॉब्लम को ना आपको एलेबोरेट करेगी। ये 4 मिनट की वीडियो है। पहले हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसका सलूशन क्या है। सो आप लोग मुझे बता दीजिएगा अगर वीडियो का साउंड आ रहा है या नहीं। 1 मिनट मैं ज़रा शेयर करता हूँ आपके साथ। आपके साथ अब शेयर हो रही है आपके साथ स्क्रीन और आपको आवाज आ रही थी? यस सर। ठीक है, अब आप लोग ना जरा इस वीडियो को देखें, फिर हम इसके बाद डिस्कस करें। अच्छा, आवाज स्लो है तो मैं बढ़ा दूं आवाज यहाँ से, अगर आपको आवाज स्लो आ रही है तो? बढ़ा दें सर जी। चले, मैं 1 मिनट में इसको VLC में ओपन करता हूँ। ये बजाय मैं इतना काफ़ी आपको समझाता रहूँ, ये वीडियो 1 मिनट में सारा मसला ना हल कर देगी कि हम क्या बातें कर रहे हैं अब तक। And here we are, the granddaddy of all quantum. तो बस लास्ट टाइम आवाज आ रही है इस यहाँ से भी? अब जी सर आ रही थी। अब आप इस वीडियो को The infamous double slit experiment. To understand this experiment, we first need to see how particles, or little balls of matter, act. If we randomly shoot a small object, say a marble, at the screen, we see a pattern on the back wall where they went through the slit and hit. Now, if we add a second slit, we would expect to see a second band duplicated to the right. Now, let's look at waves. The waves hit the slit and radiate out, striking the back wall
with the most intensity directly in line with the slit. The line of brightness on the back screen shows that intensity. This is similar to the line the marbles make. But when we add the second slit, something different happens. If the top of one wave meets the bottom of another wave, they cancel each other out. So now there is an interference pattern on the back wall. Places where the two tops meet are the highest intensity, the bright lines, and where they cancel, there is nothing. So, when we throw things, that is, matter, through two slits, we get this, two bands of hits. And with waves, we get an interference pattern of many bands. Good so far. Now, let's go quantum. An electron is a tiny, tiny bit of matter, like a tiny marble. Let's fire a stream through one slit. It behaves just like the marble, a single band. So, if we shoot these tiny bits through two slits, we should get, like the marbles, two bands. What? An interference pattern. We fired electrons, tiny bits of matter through. But we get a pattern like waves, not like little marbles. How? How could pieces of matter create an interference pattern like a wave? It doesn't make sense. But physicists are clever. They thought, maybe those little balls are bouncing off each other and creating that pattern. So they decide to shoot electrons through one at a time. There is no way they could interfere with each other. But after an hour of this, the same interference pattern is seen to emerge. The conclusion is inescapable. The single electron leaves as a particle, becomes a wave of potentials, goes through both slits, and interferes with itself to hit the wall like a particle. But mathematically, it's even stranger. It goes through both slits and it goes through neither. And it goes through just one and it goes through just the other. All of these possibilities are in superposition with each other. But physicists were completely baffled by this. So they decided to peek and see which slit it actually goes through. They put a measuring device by one slit to see which one it went through and let it fly. But the quantum world is far more mysterious than they could have imagined. When they observed, the electron went back to behaving like a little marble. It produced a pattern of two bands, not an interference pattern of many. The very act of measuring or observing which slit it went through meant it only went through one, not both. The electron decided to act differently, as though it was aware it was being watched. And it was here that physicists stepped forever into the strange, never-world of quantum events. What is matter? Marbles or waves? And waves of what? And what does an observer have to do with any of this? The observer collapsed the wave function simply by observing. जी, आप लोगों ने वीडियो देखी, क्या समझ आया आप लोगों को इस वीडियो को देख के? जी गाइस, क्या समझ आया आप लोगों को इस वीडियो को देख के कि हमने क्या बातें की हैं? अब्दुल समी,
जी सर। क्या समझ आया आपको? सर पहले सर उसने वेव से सर प्रोड्यूस की है हम्म। पार्टिकल। अब इसका रिजल्ट ये निकलता है कि सर जो है ना क्या उसे कहते हैं, जब हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, हम्म। तो वो पार्टिकल जो होता है वो वेव नेचर शो नहीं करता। हाँ, और जब हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे होंगे फिर वो वेव नेचर शो करता है। वेव नेचर शो करता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब आप एक तरह से उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे तो आपको स्क्रीन पे ये वाला ब्लैक लाइन मिल रही है, इंटरफेरेंस मिल रहा है। जी सर। लेकिन जब आप उसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो फिर आपको क्या मिल रहा होगा? ब्लू लाइन। जी सर। सर जब हम उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो सर फिर जो है ना हमें इंटरफेरेंस पैटर्न जो है ना वो नहीं मिलता। जब हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते तो वो लाइक पार्टिकल नेचर शो करता है, इंटरफेरेंस जो है ना वो शो नहीं बिल्कुल, करता। इसका मतलब ये है कि हम चाहे जितना मर्जी जोर लगा लें, हम चाहे जितनी मर्जी ध्यान से एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दें, हम कभी भी ये मालूम नहीं कर सकते कि आपका इलेक्ट्रॉन किस स्लिट में से गुजरा है इंटरफेरेंस करने के लिए। इज इट राइट? यस सर। इसका मतलब ये है कि हम कभी भी साइमल्टेनियसली किसी भी चीज की वेव और पार्टिकल नेचर को स्टडी नहीं कर सकते। इस मसले का फिर हल जो आया वो बोहर ने नाइल्स बोहर ने एक प्रिंसिपल के तौर पर दिया। सो बोहर ने प्रपोज किया प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी हाँ, वो प्रिंसिपल। असल में वो इसी का एक नतीजा है, अभी हम देखेंगे भी उसको भी। इसके बाद हमने कि अब उसका इस बात का मतलब क्या, तो बोहर ने तो ये कहा था। अब ये प्रिंसिपल कॉम्प्लीमेंटेरिटी प्रिंसिपल क्या होता है कि नेचर में कुछ कुछ ऐसे वेरिएबल्स मौजूद हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल्स हैं। सम फिजिकल वेरिएबल्स, बल्कि फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल्स। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल्स होते हैं क्या और फिजिकल वेरिएबल ऑब्जर्वेबल्स क्या? कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल्स का से मुराद होते हैं दो क्वांटिटीज का ऐसा सेट जिनमें से दोनों को एक ही वक्त में मालूम ना किया जा सके। जिस तरह एक सेट आपके पास है वेव लाइक एस्पेक्ट, और एक सेट है पार्टिकल लाइक एस्पेक्ट। यही दो एस्पेक्ट होते हैं ना डी ब्रॉय के मुताबिक। ये दोनों आपके पास हैं कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल्स। अब बोहर के प्रिंसिपल के मुताबिक हम कभी भी इनको 100% प्रिसीजन और एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। अगर हम एक को एग्जैक्टली मेजर कर लें, से इसको हम बिल्कुल एग्जैक्टली कर लेते हैं, इसके अंदर अनसर्टेनिटी आना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से नेचर में बहुत सारे फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स ऐसे होते हैं। फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स क्या होते हैं? फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स वो होते हैं जिन्हें एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जा सके। मसलन पोजीशन, वेलोसिटी, एनर्जी, टाइम, मोमेंटम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेव नंबर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारे एंड एक्स्ट्रा, ये सारे आप एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं। ये फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स है हमारे पास जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो ये बोहर का प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी, बोहर ने इसका सोल्यूशन इस प्रिंसिपल के जरिए दिया कि हम जितना मर्जी जोर लगा लें, हम कभी भी इन दो क्वांटिटीज को एट अ टाइम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल्स हैं और नेचर में कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल्स मौजूद होते हैं। इसका मतलब ये है कि जितना आप एक पार्टिकल को ज्यादा एक्यूरेसी से मेजर करेंगे, दूसरे पार्टिकल उतना ही ज्यादा इनएक्यूरेट होता जाएगा। सब कभी भी एक ही वक्त में उन पार्टिकल्स को मालूम नहीं कर सकते। अच्छा, इस यहाँ पर एक और चीज भी, इनमें से सारे वेरिएबल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, इनके कुछ सेट्स होंगे। जिस तरह हमने देखते हैं कि पोजीशन जो होती है वो मोमेंटम के साथ होती है, इसी तरीके से एनर्जी टाइम के साथ होती है, एंगुलर मोमेंटम थीटा के साथ होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया
और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान होता है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। सो ये मुख्तलिफ तरह की ये कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल्स के सेट हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। इन्हीं की बुनियाद पर हम अनसर्टेनिटी रिलेशंस को भी डिराइव कर सकते हैं। उनकी डिटेल डेरिवेशन तो हम लोग करेंगे बाद में, जब हम आगे क्वांटम फिजिक्स में कुछ और चीजें कर रहे होंगे। तो फिलहाल हम सिर्फ अनसर्टेनिटी रिलेशंस को डिस्कस करते हैं। आप लोगों का अभी तक कोई सवाल तो नहीं है? कॉम्प्लीमेंटेरिटी प्रिंसिपल से वहां वो क्लियर हो गया कि क्या है? सर सर अगर हम एक तो सोर्स होता है जिसके साथ हम बम्बार्डमेंट करवा रहे होते हैं, हाँ जब हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जी। तो एक जो होता है वो हम उसे नेक डाई के साथ या फिर किसी माइक्रोस्कोप के साथ देख रहे होते हैं। हम्म तो जो दूसरा होता है जिस सोर्स के साथ जिसके साथ हम जो है वो एक्सपेरिमेंट देख रहे होते हैं, हम्म तो वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है। हाँ तो जो सर होता है ये जिसके साथ हम देख रहे होते हैं, इसे भी हम एज अ सोर्स कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, ये आपका सोर्स है। असल में ये सोर्स, ये जो जिसको उस डायग्राम में डिटेक्टर कहा हुआ था, आंख के जरिए दिखाया हुआ था। जी सर, सर हम उसे भी सोर्स कंसीडर करेंगे, और जाहिर जो बात है, जिसके क्योंकि साथ वो आप उसको अपना एक्चुअल सोर्स नहीं कह सकते, लेकिन वो असल में एक नॉइस प्रोड्यूस कर रहा है, डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है। वो कैसे? आपने देखने के लिए लाइट को यूज करना है ना। जी सर, अब लाइट जब जाके इलेक्ट्रॉन से टकराएगी तो अपना मोमेंटम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगी। लाइट जब इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगी तो अपना मोमेंटम करेगी ना मोमेंटम ट्रांसफर। जो है सर। जी सर। कॉम्पटन इफेक्ट। जी सर। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन तब्दील होगी। जी सर होगी। इसका मतलब है कि जब आप उसको मेजर करेंगे तो आप उसको उसके असल लोकेशन पे तो मेजर नहीं कर रहे, आप तो उसको किसी और लोकेशन के ऊपर मेजर कर रहे हैं। जी सर। इसका क्या मतलब हुआ कि आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस नहीं कर सकते। जी सर, सर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो दूसरा सोर्स होता है जो हमने लिया होता है वो एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए, हाँ, सर वो सर उसमें से भी सर कुछ ना कुछ तो फोटॉन फिर निकलेंगे ही निकलेंगे, ना। डेफिनेटली फिर वो निकलेंगे। फिर वो इंटरफेरेंस पैटर्न पे तो अफेक्ट करेंगे, तो बिल्कुल। उसने तो फिर सर पार्टिकल नेचर ही फिर शो करनी है, वेव नेचर तो फिर नहीं ना शो करेगा। ऑलमोस्ट यहीं से हमारे पास फिर अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट आता है कि अब मेजरमेंट एग्जैक्ट तो नहीं है, मेजरमेंट तो अनसर्टन हो गई है, जी सर। क्योंकि आपके माइक्रोस्कोप ने आपके इलेक्ट्रॉन को इफेक्ट किया है। जी सर। So, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही असल में यहीं से हमारे पास अनसर्टेनिटी का आइडिया आता है कि मेजरमेंट्स के अंदर अनसर्टेनिटी होती है, और असल में हर वेरिएबल में नहीं होती रही। तो इसी चीज को बोहर ने फिर कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल में कहा था कि कुछ वेरिएबल्स के सेट्स ऐसे होते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन इफेक्ट हो रही है, तो जिस तरह अगर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम इफेक्ट होगा तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इफेक्ट होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है p²/2m। जी सर। सो ये आप देखें ना, अब यहाँ पर इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी जितना, अब अगर आप जितना एक्यूरेटली उसकी पोजीशन मेजर करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंगली उसकी वेलोसिटी के अंदर अनसर्टेनिटी आएगी। जी सर आएगी। मोमेंटम वेलोसिटी की वजह से मोमेंटम में, काइनेटिक एनर्जी में आएगी, जी सर। काइनेटिक एनर्जी की मोमेंटम वजह से चेंज। मोमेंटम में आएगी। जी सर, मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। ये सारे क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल्स हैं पोजीशन के साथ। चाहे आप एक्स को पी के जी। साथ ले लें, एक्स को वी के साथ ले लें, एक्स को एनर्जी के साथ ले लें, जी सर। लेकिन हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी मोमेंटम की सूरत में निकलती है, इसलिए हमारा अनसर्टेनिटी रिलेशन पोजीशन और मोमेंटम का है। जी सर। जी, कुछ और है आपका कोई क्वेश्चन इस सिलसिले में, या कुछ और आप कमेंट करना चाह रहे हैं? नो सर। ओके, अब हम इसी चीज को ध्यान में रख के ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस निकालते हैं, जिन्हें हम अनसर्टेनिटी रिलेशंस कहते हैं। हमने दो वेव्स के लिए पढ़ा था कि डेल्टा के और डेल्टा एक्स 2 पाई के बराबर होते हैं, हम तो पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, लेकिन अगर हम कोई गॉसियन वेव पैकेट डिस्कस करें, अभी मैंने गॉसियन वेव पैकेट के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताया, आप बस ये प्रिज्यूम करें कि एक स्पेशल टाइप है वेव पैकेट की। इस वेव पैकेट के लिए जब हम ये सारी कैलकुलेशन करते हैं, तो आप ये यानी कि आप, ये एक वेव पैकेट ऐसा होता है जिसके अंदर मिनिमम अनसर्टेनिटी होती है। किसी भी वेव पैकेट में इससे ज्यादा, इससे इससे कम अनसर्टेनिटी नहीं हो सकती। आप ये समझें कि ये एक आइडियल वेव पैकेट है, और हमारे जितने भी बाकी वेव पैकेट्स होते हैं वो हम इसके साथ कंपेयर करके निकालते हैं। सो आप जितना मर्जी अच्छा इंस्ट्रूमेंट बना लें, आपकी जो अनसर्टेनिटी है वो गॉसियन वेव पैकेट से ज्यादा कम नहीं हो सकती। और गॉसियन वेव पैकेट के अंदर जो अनसर्टेनिटी होती है वो 1/2 के बराबर होती है।
हम डिराइव करेंगे इसको कि कैसे 1/2 के बराबर आती है आगे किसी क्लास में जाके। सो ये इस प्रोडक्ट की मिनिमम अनसर्टेनिटी जो 1/2 है, आप इसको मजीद कम नहीं कर सकते। तो ये 0.5 है, आप इससे ज्यादा मजीद कम नहीं, आप 0.49 नहीं इसको कर सकते क्योंकि नेचर इससे ज्यादा हमें अलाउ नहीं करती। हम डिराइव करेंगे बाद में कि ये कैसे निकलती है। सो बहरहाल अब हमें पता है कि के बराबर होता है 2π/λ के। लैम्डा डी ब्रॉगली रिलेशन के जरिए हम लिख सकते हैं h/p। आप 2π/λ अलग कर लें, सॉरी 2π/h अलग कर लें और p को अलग कर लें। ये चीज़ आपके पास बन गई p/h बार। अच्छा अब आप यहाँ पर डेल्टा के लें, अगर यहाँ पर डेल्टा के लेंगे तो आपको यहाँ पर भी डेल्टा p/h बार लेना होगा। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ आप लिख सकते हैं, यहाँ पर p का ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग फार्मूला बन रहा है, p = h बार के। वेव पैकेट्स का मोमेंटम इस फार्मूले के जरिए कैलकुलेट किया जाता है, ये वेव पैकेट्स का मोमेंटम होता है। ये फार्मूला हम आगे जाके कई जगहों पर इस्तेमाल करेंगे। सो बहरहाल इस तरीके से हम डेल्टा के निकाल सकते हैं। इस डेल्टा के को पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास बन गया डेल्टा p/h बार डेल्टा x 1/2। तो आपके पास आ गया डेल्टा p डेल्टा x h बार बाय 2। ये आपके पास जो है वो अनसर्टेनिटी रिलेशन है, जो कि मोमेंटम 3 डायमेंशनल होता है और ये अनसर्टेनिटी अलोंग द एक्सिस होल्ड करती, तो मुझे यहाँ पर px लगाना होगा क्योंकि मैं पोजीशन x के अलोंग मेजर कर रहा हूँ। सो ये आपके पास अनसर्टेनिटी रिलेशन है किसी गॉसियन वेव पैकेट का। लेकिन चूंकि हमने शुरू में कहा था कि आपके पास किसी भी सिचुएशन में गॉसियन वेव पैकेट से कम अनसर्टेनिटी नहीं आ सकती, तो बाकी सारी सिचुएशन में आपके पास जो अनसर्टेनिटी होगी वो इससे ज़्यादा होगी। सो इन जनरल हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा डेल्टा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू h बार बाय 2। अगर इक्वल है तो फिर ये गॉसियन वेव पैकेट है, अगर ये ग्रेटर देन है तो ये कोई भी और वेव पैकेट हो सकता है। अब इसमें आप एक और चीज, इसमें हमें एक जो चीज याद रखनी होगी कि वो ये कि आपका जो ये रिलेशन है ये हर डायमेंशन पे इक्वली अप्लाई होता है। तो इसी तरीके से आप डेल्टा वाई लिखें, ये भी h बार बाई 2 आएगा। डेल्टा डेल्टा z लिखें, ये भी h बार बाई 2 आएगा। लेकिन अगर आप ऐसे करें कि डेल्टा py और डेल्टा x ले लें तो ये 0 आएगा। इसी तरीके से डेल्टा से z डेल्टा y ले लें, ये भी 0 आएगा। जनरली मैं ये लिख सकता हूँ डेल्टा pi डेल्टा xj if and only if I is equal to j। ये रिलेशन उसी वक्त होल्ड करेगा जब आपके पास पोजीशन और मोमेंटम सेम डायमेंशन के लॉन्ग आएंगे। क्लियर? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? शफकत? शफकत शफकत चला गया या है क्लास में? ओ शफकत क्लास में ही नहीं है। ओके, तो आप लोगों को चूंकि कुछ पूछ नहीं रहे तो इसका मतलब है कि आप लोगों को समझ आ गई है। और इसी तरीके से हम ये रिलेशंस निकाल सकते हैं एनर्जी और टाइम के लिए भी। सो एनर्जी और टाइम के लिए हमने पहले पढ़ा है कि डेल्टा ओमेगा टी बराबर होता है 2π के। लेकिन अगर ये गॉसियन वेव पैकेट हो तो मिनिमम अनसर्टेनिटी आपके पास 1/2 के बराबर आएगी। इससे कम अनसर्टेनिटी पॉसिबल नहीं है। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्योंकि इनकी एनर्जी आपको पता है कि E इज इक्वल टू एच एफ के बराबर होती है। सो डेल्टा E इज इक्वल टू एच डेल्टा एफ, और एफ आपके पास बराबर होता है एच डेल्टा ओमेगा बाय 2π के। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो डेल्टा ई आपके पास बराबर आ जाएगा एच बार डेल्टा ओमेगा। तो यानी कि डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा ई बाय एच बार। तो अब आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी
डेल्टा ई ओवर एच बार डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा ई डेल्टा टी इक्वल एच बार बाय 2। ये आपके पास गॉसियन वेव पैकेट के लिए। इन जनरल आप लिख सकते हैं डेल्टा ई डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल एच बार बाय 2। यानी कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन का किसी टाइम के ऊपर किसी टाइम सो आप अगर आप ये देखना चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक टाइम पर उसकी एनर्जी क्या थी, तो डेफिनेटली वो प्रिसाइजली नहीं निकलेगी, वो उसके अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आएगी। आप प्रिसाइजली एनर्जी और टाइम को एक ही वक्त में मालूम नहीं कर सकते। तो ये आपके पास अनसर्टेनिटी रिलेशन है। वो वेरिएबल्स जो अनसर्टेनिटी रिलेशंस को होल्ड करवा रहे हैं उन्हें कॉन्जुगेट वेरिएबल्स कहते हैं। सो जिनको मैं कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल्स कह रहा था, इनको कॉन्जुगेट वेरिएबल्स भी कहते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे कॉन्जुगेट वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हम ये रिलेशन मिसाल के तौर पर एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दौरान दरमियान भी लिख सकते हैं। हम ये रिलेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों के दरमियान लिखा जा सकता है। सो ये हमारा आज का लेक्चर था। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करने लगा हूँ। अगर आप लोगों को क्वेश्चन होगा